नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा वाचन। क्या टॉपिक रहेगा? वाचन। वचन हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज हिंदी का टॉपिक वाचन रहेगा, जिससे 2 क्वेश्चन हर एक साल पूछे गए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो हम देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के पास। तो वाचन, इसके शॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। तो वाचन भाषा शब्द से ज्ञात होता है कि भाषा मूल रूप से उच्चारित रूप है। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधित्व है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कच्छ भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे उच्चारित करते हैं। यह क्रिया शब्द के साथ अर्थध्वनि भी निहित है, वाचन कहलाते हैं। तो वाचन एक बार फिर से सुनिए। भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधित्व है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कच्छ भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे उच्चारित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थध्वनि भी निहित है, वाचन कहलाती है। लिपिबद्ध मतलब लिखना। जैसे आप लोग कुछ लिखे हैं उसे मन में ही वचन करते हैं या बोल कर करते हैं, ये सब वचन। वाचन में से बोलना होता है। वाचन मूलतः 2 भागों में विभक्त होता है। पहला शास्वर वचन और दूसरा मौन वाचन। तो पहले शास्वर वचन को देखते हैं। इससे पहले आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को शास्वर कहते हैं। यानी कि जब हम बोलकर पढ़ते हैं या ग्रुप में बोलकर पढ़ते हैं तो उसे शास्वर वचन कहते हैं। यह वचन का प्रारंभिक अवस्था होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वाचन का प्रारंभिक अवस्था कौन सा होता है? तो वाचन का प्रारंभिक अवस्था शास्वर वचन होता है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की सहायता से शास्वर वचन के द्वारा ही कराई जाती है। शास्वर वचन में ध्यान रखने योग्य बातें कुछ हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शास्वर वाचन भावानुकूल करना चाहिए, यानी कि हम पढ़ाते हैं तो उसमें लय होना चाहिए कोई। दूसरा क्वेश्चन है शास्वर वचन आदि करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा गुण है शास्वर वचन करते समय शुद्ध एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। चौथा गुण है स्वर में यथासंभव स्थानीय बोली का पुट नहीं होना चाहिए। अगला गुण है शास्वर वचन में आत्मविश्वास होना चाहिए। ये 5 ध्यान देने योग्य बातें हो गई। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। अब अगला आते हैं शास्वर वाचन की गुण। कौन कौन से गुण हैं? तो शास्वर वाचन की गुण: शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उचित ध्वनि निर्गम होना चाहिए, उचित लय एवं गति होना चाहिए, उचित विराम होना चाहिए, उचित हाव भाव होना चाहिए और स्वर माधुर्य होना चाहिए। ये नहीं कठोर भाषा में बोलिए। अगला है प्रभावोत्पादकता, अगला अंग संचालन, फिर अगला स्वाभाविकता, अगला अर्थ प्रतीत, अगला स्वर रसात्मक वचन का मुद्रा। इसमें से आप लोग 2-4 याद कर लीजिएगा और अधिक नहीं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। अगला वाचन आता है तो शास्वर वचन में आदर्श वाचन आता है। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श कहते हैं। यानी जब क्लास टीचर आपको पढ़ाता है तो उसे आदर्श वचन कहते हैं। अध्यापक अपने वाचन में गति, यति, आरोह अवरोह, स्वरघात व बलघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। दूसरा आता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा कक्षा में अनुकरण वाचन किया जाता है। अनुकरण वाचन के निम्न उद्देश्य होते हैं। लाइक एंड शेयर जरूर करिए आप लोग। अगर सेशन पसंद आ रहा तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो वाचन के अनुकरण वाचन के उद्देश्य क्या क्या है? वाचन में गति एवं प्रवाह का ध्यान रखना। दूसरा है वाचन करते समय अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना। अगला है
पाठ के भावानुसार वचन पैदा करने की क्षमता विकसित करना और तथा वीर रस की शिक्षण सामग्री का वाचन, ओजपूर्ण एवं उच्च स्वर से श्रृंगार रस की शिक्षण का वाचन, स्नेहयुक्त एवं मधुर स्वर से ही करुण रस में, द्रयाद्र स्वर से विभक्ति रस की शांति एवं गंभीर स्वर का वाचन, स्वर से वाचन करना। आप लोग दो याद कर लीजिएगा। वचन में गति एवं प्रवाह ध्यान रखना, वाचन करते समय अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना। अगला वाचन आता है वैयक्तिक वाचन। तीसरा है वैयक्तिक वाचन। एक व्यक्ति द्वारा आवाज किए जाने से स्वर वचन की व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति करता है तो उसे व्यक्तिगत वाचन का, कोई टीचर करे तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में वाचन प्राय व्यक्तिगत ढंग से होता है। शिक्षक सुनकर छात्रों को उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निवारण करता है। इस विधि में वाचन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है और उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने में शिक्षक की सरलता होती है। अगला वाचन आता सामूहिक वाचन। दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। इस वाचन से बच्चे की झिझक दूर होती है, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। सामूहिक वाचन 13 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों के लिए किया जाए। छात्रों की संख्या बहुत अधिक न हो ताकि पड़ोसों कक्षा की शांति बने। ये सब स्वर वचन के ही भेद होते हैं। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ कमी लगे, न समझ में आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, कमी ये है। दूसरा वाचन है मौन वाचन। मौन वाचन निम्नलिखित में चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन। यानी कि आप चुपचाप अपने मन में पढ़ रहे हैं तो ये मौन वाचन है। मौन वाचन का महत्व। मौन वाचन में थकान कम होती है। जब आप बोलेंगे नहीं तो थकान का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें वाग यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। जब बोलते हैं तो वाग यंत्रों पर जोर पड़ता है, उससे जोर पड़ेगा नहीं। दूसरा है मौन वाचन में नेत्रों तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन में जो रहेगा, नेत्र और मस्तिष्क एकदम सक्रिय रहते हैं और सबसे पढ़ने में यही वाचन माना जाता है। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक न किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तब वीडियो देखें। और जहाँ भी पढ़ाने में कहीं भी कमी महसूस हो रही है, आप लोग जरूर कमेंट करें और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। 2-4 क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे इससे। अगला है मौन वाचन कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। अगला है चिंतन करने में मौन वाचन सहायक है। अगला है स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन वाचन सहायक है। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मौन वाचन का अभ्यास हो। आप लोग से पहले ही बताते थे गहन वाचन शिक्षा में बहुत अधिक महत्व है। और पहला वाचन कौन कहलाता है? शास्वर वाचन। और मौन वाचन का उद्देश्य देख लीजिए। मौन वाचन शिक्षार्थियों के वाचन गति के विकास के लिए मौन वाचन का उद्देश्य अंगीकृत है। पाठ सामग्री में के केंद्रीय भाव समझाना, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का चयन करना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, भाषा एवं संबंधी कठिनाइयों का सामना रखना, शब्दों के लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ जान लेना। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना रहे तो ले लीजिएगा। अगला है अनुक्रमणी, प्रशिष्ट, पुस्तक सूची आदि के प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर लेना। अगला है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना। तो इसमें से आप लोगों को 2-4 याद कर लीजिएगा, उतना बहुत है। मौन वाचन का उद्देश्य हम लोग में अति लघुत्तरी में 25 और लघुत्तरी में 75 वर्ड लिखना रहता है। और कहीं जो भी प्रश्न छूटेंगे हम आज के प्रश्न में जो कराते हैं और पूछते हैं पर डे, उसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर देंगे। आते हैं मौन वाचन के भेद पे। तो मौन वाचन के 2 भेद हैं, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन। गंभीर वाचन भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचनाओं को एकत्र करना। गंभीर वाचन के उदाहरण है ये 3 आप याद कर लीजिए। भाषा का अधिकार करना, विषय वस्तु का अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना। द्रुत वाचन क्या है? सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग करना, द्रुत वाचन के माध्यम सूचनाओं एकत्र करना। तो 2-3 आप लोग याद कर लीजिए, जो आप लोग को अच्छा लगे, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।
और जी हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, जिससे अब बहुत कम समय बचा सभी छात्रों तक वीडियो पहुंच सके और बहुत शॉर्ट वीडियो हम लेकर आते हैं। तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, आप लोग ज़रूर देखिए। उसमें हम महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रयोजनवाद के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई नहीं देते हैं, बहुत तकलीफ होती है। जो भी लोग देखते हैं उसे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दें। तो पहला क्वेश्चन है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। तब लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। अगर आप लोगों को परिभाषा न पता हो तो लिख लीजिएगा। लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 और 1026 में आक्रमण किया था। यह महमूद गजनवी का भारत पर सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण था और उसने भारत पर कुल अब तक 17 आक्रमण किए थे। तो महमूद गजनवी के बारे में आप लोग जान लीजिए। महमूद गजनवी के बारे में आप लोग को चैप्टर में पढ़ना जो सामाजिक अध्ययन में दिया है। तो महमूद गजनवी के बारे में पहला आक्रमण उसने कब करता था। तो महमूद गजनवी पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है। और कहाँ करता है, पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में। और वहाँ के शासक कौन रहते, हिंदू शाही राजा जयपाल। और अंतिम यानी कि 17वां आक्रमण सिंध के जाट पर करता है 1027 ईस्वी में, जो वहाँ के शासक जाट शासक रहते हैं। और महमूद गजनवी जो था वो किस वंश का था, महमूद गजनवी यामनी वंश का था। आप लोग हर एक पॉइंट नोट्स करते चलिएगा। महमूद गजनवी यामनी वंश का था, यामनी वंश का। तो महमूद गजनवी किस वंश का था, महमूद गजनवी यामनी वंश का था। अब आते हैं और फैक्ट जानिए, स्टार पॉइंट बनाते आप लोग चले जाइएगा। सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, चंद्रदेव। आप लोग याद भी हो जाएगा और लिखेंगे तो और अधिक याद हो जाएगा। सोमनाथ का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चंद्रदेव ने। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में। सोमनाथ का मंदिर चंद्रदेव ने निर्माण करवाया था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के प्रभास पट्टन में स्थित है। इसका डिजाइन और प्रसिद्ध आर्किटेक्चर, इसका डिजाइन किसने किया था, प्रभाशंकर ने। इसका डिजाइन और आर्किटेक्चर थे प्रभाशंकर ने। इस समय जो सोमनाथ का मंदिर है उसका निर्माण गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। और गजनवी जो थे वो सुबुक्तगीन का ज्येष्ठ यानी कि बड़ा पुत्र था। सुबुक्तगीन का बड़ा पुत्र महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी, अल्पतगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी थे, 3 शासक करते हैं। इसे बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक और इसे बुत सिकन के नाम से जानते हैं। और इसके साथ जो अलबुर्नी था वही भारत में आया था। और महमूद गजनवी के कुछ दरबारी कवि थे जिसके नाम कुछ निम्नलिखित हैं, उन्हें भी जान लीजिए। महमूद गजनवी में 3
प्रमुख दरबारी कवि माने जाते हैं? पहले थे राजकवि फिरदौसी। पहले कौन? राजकवि पर फिरदौसी, राजकवि फिरदौसी, फिरदौसी। तो पहले पे हैं राजकवि फिरदौसी। आप लोग अपने नोट्स कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो पहले पे हैं राजकवि फिरदौसी, जिसने तहकीक हिंद या शाहनामा नहीं सॉरी, राजकवि फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा। राजकवि फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। उन्होंने ही फिर फारसी भाषा का स्थापना किया। और दूसरे कवि आते हैं अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखते हैं, जिनका पूरा नाम अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद था, जिसे किताबुल हिंद के अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद भी कहते हैं। तीसरे पे आते हैं बैहाकी। तीसरे उनके कवि दरबारी कवि थे बैहाकी, जो एक इतिहासकार थे। उन्होंने अलबी तारीख सुबुतगीन पुस्तक लिखी। और आते हैं फिर अगला पॉइंट है गजनी वंश का संस्थापक। तो गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन थे। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासक द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी पहला शासक था। तो सुल्तान धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसे यह उपाधि किससे मिली थी? यह उपाधि बागदादों के खलीफाओं से प्राप्त हुए थे। तो महमूद गजनवी के बारे में बस इतना जानकारी ही देते हैं इस वीडियो में। तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में, वहाँ के शासक हिंदू शाही राजा जयपाल थे। और सोमनाथ मंदिर में 1025 और 26 के कहते हैं। उस समय वहाँ के शासक भीमदेव थे। उनके 3 कवि थे, राजकवि फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी, जिसमें 2 ही प्रसिद्ध हैं, राजकवि फिरदौसी, दूसरे अलबरूनी। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसे यह उपाधि बागदाद के खलीफाओं द्वारा प्राप्त हुई थी। इससे ज़्यादा तो हम नहीं जानते कि आप लोगों से कुछ पूछा जाएगा। और सोमनाथ मंदिर के आर्किटेक्चर पर भाषांकन थे। और जो कुछ छूटा है तो हम आज के क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आप लोगों में वैकल्पिक प्रश्न में हिंद महासागर दिया है, जो कि गलत है। तो हम आप लोगों को महासागर 5 हैं, पांचों महासागर का ट्रिक बताते हैं। जो कि 5 महासागर कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हम ट्रिक बताते हैं। पैसा, PAISA, ट्रिक है पैसा। पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडस यानी इंडिया हिंद महासागर, एस से साउथ यानी कि दक्षिण महासागर, ए से अटलांटिक महासागर। तो पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से हिंद महासागर, एस से दक्षिण महासागर, ए से अटलांटिक महासागर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो कि हाँ ये भी क्वेश्चन 1023-24 माना है विकल्प में, जो गलत है 1025-26 है। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। राजन सीरीज में की बात हम करते हैं। चौथा क्वेश्चन है सल्तनत काल को प्रांत को क्या कहते थे? चौथा क्वेश्चन है सल्तनत काल को प्रांत को कहते थे। तो सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहते थे, इक्ता। पांचवा क्वेश्चन है सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई? तो सल्तनत काल में नगद वेतन देने की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। सल्तनत काल हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाकर दिल्ली सल्तनत देख सकते हैं। उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा। छठवां क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता लिखें। छठवां क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता लिखें। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता थी कि मोक्ष प्राप्त करना,
संस्कृत का संरक्षण करना। कौन कौन सी विशेषता थी? मोक्ष प्राप्त करना, संस्कृत का संरक्षण करना, स्वस्थ चरित्र का विकास करना, ये सब वैदिक साहित्य के विशेषता थी। और वैदिक साहित्य का शिक्षा का शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय अर्थों में प्रयोग किया जाता था। वैदिक साहित्य में प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार था। वैदिक साहित्य में प्रमुख संस्कार कौन था? उपनयन संस्कार। वैदिक साहित्य में प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार था। और वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो आदर्शवाद जीवन पर आधारित थी। तो आप लोग फिर से सुन लीजिए। स्वास्थ्य चरित्र का विकास करना, बोध और विजय, तो वैदिक कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषता थी? स्वास्थ्य चरित्र का विकास, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, व्यक्तित्व का विकास, ये सब वैदिक साहित्य की विशेषता थे। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के अर्थों में किया जाता था। वैदिक साहित्य में का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा का आदर्शवाद जीवन पर आधारित था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल में शिक्षा किस जीवन पर आधारित था? तो आदर्शवाद जीवन पर आधारित था। 7वां क्वेश्चन है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को निर्धारित किया गया था। अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत ने इसे कब स्वीकार किया था। 8वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 20 सितंबर 1950 को ही होती है। तो 8वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 20 सितंबर 1950 को होती है। अब 9वां क्वेश्चन है, और इसका भी विस्तृत हम जानकारी देंगे। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की शैली है, किस प्रक्रिया है? तो 9वां क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी देते हैं। तो आप लोग प्रयोजनवाद के बारे में जान लीजिए। इसके पहले अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब और शेयर न किए हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जितने भी आप सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं उससे आप शेयर जरूर कर दीजिए। आते हैं प्रयोजनवाद पे। प्रयोजनवाद, थोड़ा जूम कर दें। प्रयोजनवाद या फलनुमा प्राणवाद या व्यवहारवाद, अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म, किसी समानार्थवाची शब्द और प्रैग्मेटिज्म शब्द यूनानी के प्रैग्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्रिया या कर्म होता है। तदनुसार फलानुमे प्रमाणवाद एक ऐसे विचार है जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में से उसके क्रियात्मक भाव या फल को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसके अनुसार हमारी सभी वस्तु विषयक धारणाएं उनके संभव व्यवहारिक परिणामों को धारणाएं होती हैं। अतः किसी भी बात या विचार को सही समझने के लिए उसके व्यवहारिक परिणामों की परीक्षा करना आवश्यक है। प्रयोजनवाद एक नवीनतम दार्शनिक विचारधारा है। अभी हम इसका शॉर्ट में भी बताएंगे, पहले आप लोग इसे सुन लीजिए। और स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। वर्तमान युग में दर्शन एवं शिक्षा के विभिन्न विचारधाराओं में इस विचारधारा को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। यथार्थवाद की एक ऐसी विचारधारा जिसकी बीजारोपण मानव मस्तिष्क में अति प्राचीन काल में ही हो गया था। यथार्थवाद किसी एक सुसंगठित दार्शनिक विचारधारा का नाम वर्णन होकर उन सभी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है जो यह मानता है कि वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से है। दर्शनवाद यह मानता है कि इस वस्तु को अस्तित्व हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। यदि यह विचार सही है तो वस्तु की कोई स्थिति नहीं है। इसके ठीक विपरीत यथार्थवाद मानते हैं किसी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व, चाहे वह हमारे विचार में हो अथवा नहीं। वस्तु यथा उससे संबंधित ज्ञान दोनों पृथक सत्ताएं हैं।
संसार में अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनके संबंध में हमें जानकारी नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अस्तित्व में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वस्तुतः की स्वतंत्रता स्थिति हमारा ज्ञान हमको उसकी स्थिति से अवगत कराता है, परंतु उसके बारे में हमारा ज्ञान न होने से उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता है। वैसे ज्ञान प्राप्ति के साधन के विषय में यथार्थवादी प्रयोजनवाद के समान वैज्ञानिक विधि को सर्वोत्तम विधि मानता है और निगमन विधि का आश्रय लेता है। प्रयोजनवाद निम्नलिखित शिक्षण सिद्धांत है। नंबर 1, सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। प्रयोजनवाद के निम्नलिखित शिक्षा सिद्धांत है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से चल रहा है। नंबर 1, सीखने का उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया सिद्धांत। दूसरा, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत। चौथा, बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांत। पांचवा, सामूहिक क्रिया सिद्धांत। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, प्रयोजनवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो प्रयोजनवाद के नंबर 1, सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। दूसरा, क्रिया अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। तीसरा, एकीकरण का सिद्धांत। चौथा, बाल केंद्रित सिद्धांत। पांचवा है सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। इसे आप लोग नोट्स करिएगा। इतने का पूरा इंपॉर्टेंस यही है, ये आप लोगों को समझने के लिए पढ़े हैं। अब इनके प्रवर्तक कुछ यही सब थे जो पी.एस. जेम्स, हुई और मिड, ये व्यवहारिकवाद दार्शनिक थे। जो चारों फिगर में दिख रहे हैं ये प्रमुख व्यवहारिकवाद दार्शनिक थे, पी.एस. जेम्स, हुई और मिड। अब इसे हम पहचान तो नहीं पा रहे हैं कौन पी.एस. थे, कौन जेम्स थे, कौन हुई थे और कौन मिड थे। अब आगे आते हैं, प्रयोजनवादी विचारधारा का उद्भव कब हुआ था। यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, पर किंतु फिर भी यह इस विचारधारा की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए यह अवश्य ही कहा जा सकता है कि जब हम मनुष्य ने अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों के कारणों एवं उनके समाधान के लिए किए गए प्रयासों से प्राप्त अनुभव की सत्यता एवं व्यावहारिकता के संबंध में चिंतन प्रारंभ किया, तभी से इस विचारधारा का बीजारोपण हो गया था। इस सिद्धांत के कतिपय समर्थक इसे यूनानी विचारक प्रोटेगोरस के मनुष्य सब वस्तुओं की एवं माप इस कथन से संबंधित करते हैं और सुकरात एवं अरस्तु आदि प्राचीन दार्शनिक और प्रैग्मैटिक विधि के प्रयोक्ता बतलाते हैं, परंतु वस्तुतः आधुनिक विचारधारा है और इसके प्रमुख प्रतिपादक अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मनोविज्ञानी पंडित विलियम जेम्स, शिक्षा शास्त्री जॉन डुई, ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर एफ.सी. सीलर, जिनका जन्म तिथि यहाँ दिया है, जॉन डेवी का 1859 से 1992, विलियम जेम्स का 1842 से 1910 और एफ.सी. सीलर का 1846 से 1927। अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक चार्ल्स सैंडर्स पीएस ने प्रयोजनवाद के आधुनिक रूप का जन्म दिया। तो अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक चार्ल्स सैंडर्स पीएस ने प्रयोजनवाद का आधुनिक रूप का विचार का जन्म दिया। ये महत्वपूर्ण है। और प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह अमेरिका में हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ होता है, तो प्रयोजनवाद का जन्म अमेरिका में हुआ था। पीएस के कार्य को विलियम जेम्स ने अधिक बढ़ाया और उसे स्पष्ट एवं व्यापकता का प्रदान किया। इसलिए अनेक लोगों ने विलियम जेम्स को ही प्रयोजनवाद के आधुनिक स्वरूप को जन्मदाता मानते हैं, लेकिन हम लोग को जो किताब में है वो विलियम जेम्स के ही बारे में माना है, न कि चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को हम लोग को किताब में विलियम जेम्स को ही प्रयोजनवाद का जनक माना है। अमेरिका में जॉन डेवी ने तथा इंग्लैंड में सीलर इसके प्रमुख समर्थक एवं प्रचारक हुए हैं। प्रयोजनवाद अथवा प्रयोगवाद का जन्म अमेरिकी लोगों के रहन सहन तथा विचार प्रक्रिया के सब फलस्वरूप, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए यूरोप तथा इंग्लैंड से भागे हुए लोगों ने अमेरिका की सीमा संबंधी स्वतंत्रता के कारण एक विचित्र क्रियात्मकता में विश्वास करना प्रारंभ किया। इसलिए संस्कृति मूल्यों के पचड़े से दूर नवजीवन निर्माण हेतु कर्मठ प्राणियों के लिए इसके अतिरिक्त और कोई विचारधारा उपयुक्त नहीं था। अमेरिका जीवन का यह वाद प्रतिबिंब है। इस नवीन दर्शन को सबसे महान पृष्ठपोषक, विशेषज्ञ एवं प्रचारक महान दार्शनिक
महान दार्शनिक शिक्षक एवं शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने पूर्ण परिपक्व रूप प्रदान किया और इसलिए उन्होंने प्रयोजनवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। डॉक्टर शिलर ने मानवीयतावाद नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे वास्तव में फलानुमेय प्रमाणवाद की एक शाखा है। इस ही समझाना चाहिए। जेम्स की तो प्रायः सभी कृतियाँ इस विचारधारा पर आधारित हैं। जेम्स प्रायः अध्यात्मवाद की विशेषताएं हेगली अध्यात्मवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने प्रयोगी प्रिय एवं बाह्य वस्तुवादी अमेरिकी जनता का विचारक प्रतिनिधित्व कहना अनुचित न होगा, जब वह सत्य की एक ऐसा मापदंड के विचार में लगे थे जो अध्यात्मवाद मापदंड का सर्वथा भिन्न हो। उन्होंने जनवरी सन 1878 ईस्वी में पॉपुलर साइंस नामक एक अमेरिकी मासिक पत्र में चार्ल्स पियर्स लिखित हम अपने विचार को स्पष्ट कैसे बनाएं लेख पढ़ा और उसे आधुनिक फलानुमेय प्रमाणवाद की मूलभूत रूपरेखा पाकर उन्हें यह विश्वास हो गया कि सत्य यही सत्य, ज्ञान की कसौटी यही है। पियर्स को जैसा स्वयं उन्होंने ही कहा, फलानुमेय प्रमाणवाद का समानार्थवाची प्रैग्मेटिज्म शब्द एवं उसका भाव दोनों ही जर्मन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कांट की कृतियों से मिले, परंतु इस विचारधारा की प्राचीनतम प्रदर्शित करते हुए भी जेम्स ने अपने एक विशेष को रूप से पियर्स का आभारी माना और उन्हें दर्शन जगत में आधुनिक फलानुमेय प्रमाणवाद का प्रवर्तक कहकर सम्मानित किया। जो भी हो, इस सिद्धांत का बल एवं प्रख्यात प्रदान करने में स्वयं जेम्स ही का मान सर्वोपरि उल्लेखनीय है। उनके लिखे हुए मानव विज्ञान के सिद्धांत, धार्मिक अनुभव के विविध रूप, फलानुमेय प्रमाणवाद, सत्य का अर्थ और नानात्मक विषय आदि सभी प्रख्यात ग्रंथ है इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। जो उनके ग्रंथ है कौन कौन? धार्मिक अनुभव के विविध रूप, फलानुमेय प्रमाणवाद, सत्य का अर्थ, नानात्मक विश्व आदि सभी प्रमुख ग्रंथ विचारधारा के समर्थन करते थे। उनके न केवल तार्किक विचार ही किंतु मनोवैज्ञानिक एवं तात्विक सभी प्रकार के विचार फलानुमेय प्रमाणवाद प्रकृति एवं सुस्पष्ट प्रतीक हैं। सत्य अब क्या है देखते हैं। जेम्स के अनुसार सत्य उन बातों का नाम है जो विश्वास के मार्ग में तथा निश्चित निर्दिष्ट हेतुओं में से भी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। संक्षेप में सत्य विचार की प्रक्रिया एक योग्य या उचित उपकरण मात्र होता है, ठीक वैसे ही जैसे शुभ और हमारे व्यवहारिक जीवन का एक सफल साधन मात्र है। वह किसी भी प्रकार का लाभप्रद और वस्तुतः अंतर्गतत्व तथा सब बातों को ध्यान रखने पर लाभप्रद। जेम्स सत्य को हमारी निजी धारणाओं का नगद मूल्य मानते हैं, वस्तुगत तथ्य नहीं है। उनके अनुसार हम स्वयं अपने सत्यों का निर्माण करते हैं। वे बाह्य वस्तुओं की प्रतिक्रिया मात्र नहीं किंतु हमारे प्रयोजनों के साधक हमारे ही विश्वास होते हैं। हम उन लोगों के विश्वास को जो हमें भावात्मक तृप्ति एवं व्यवहारिक सफलता प्रदान करते हैं सत्य मानने लगते हैं और उसके विपरीत परिणाम वालों को असत्य। अतः हमारे विश्वासों या विचारों का सत्य या असत्य उनके फलों या परिणामों द्वारा अनुमेय होता है। उसे स्थापित होने के लिए समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम किसी विश्वास से व्यवहार में सफलता मिलती जाती है वैसे उसका सत्यत्व भी बढ़ता जाता है। हमारे सीमित अनुभव द्वारा प्रमाणित हमारी किसी भी आस्था पूर्णतया सत्य कहलाने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि विज्ञान की यथाशक्ति प्राकृतिक नियमों को भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता है। हमें आधुनिक से अधिक यही कहने का अधिकार है कि जहाँ तक हमारे अब तक के अनुभव का संबंध है वे सत्य सिद्ध हुए, परंतु इससे उनकी शाश्वत सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। पूर्ण सत्य के लिए पूर्ण अनुभव जिसका होना कभी संभव नहीं अपेक्षित है। अतः मानव का द्वारा प्रतिपादित कोई भी सत्य, चाहे वह वैज्ञानिक हो चाहे वैज्ञानिक हो चाहे तार्किक, पूर्ण सत्य नहीं हो सकता।
जिन्हें प्रायः मनुष्य सिद्ध सत्य या सिद्धांत समझते हैं। इन्हें फलानुमेय प्रमाणवादी केवल उल्प कल्पना ही मानते हैं। वे बुद्धिवादी तर्कशास्त्री की कड़ी आलोचना करते हैं, उनके न्यायवाक्य आदि सिद्धांतों को दूषित ठहराते हैं। वे मानवीय विचारों को बुद्धिवाद तर्कशास्त्रियों की मान्यता के विरुद्ध सदैव प्रयोजनवाद मानते हैं। निस्वार्थ नहीं, ज्ञान के सत्य के परीक्षण के भारतीय न्याय दर्शन की प्रवृत्ति सामर्थ्य प्रवृत्ति संवाद नामक विधि, जिसके अनुसार कार्य में प्रवृत्त होने पर सफलता प्रदायक ज्ञान को यथार्थ तथा विफलताजनक ज्ञान को अयार्थ या मिथ्या माना जाता है। इसे फलानुमेय प्रमाणवादी विधि से मिलती जुलती मालूम होती है, परंतु साथ तद्वित तत्पारक ज्ञान इस तरह बहुत ज़्यादा हैं। कितना आप लोग पढ़ेंगे। प्रयोजनवाद के सिद्धांत देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। जो मेन फैक्ट है वही पढ़ लेते हैं। हमारे प्रयोजनवाद के सिद्धांत। एक मानवतावादी दर्शन के कारण प्रयोजनवाद संसार में उसकी वस्तुएं तथा क्रियाओं के कारण उस गंभीरता विचार नहीं करते जितना मानव जीवन में उसकी उपयोगिता है विचार करता हुआ एवं एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयोजनवाद ने मानव को आधार बनाते हुए संसार में उसकी क्रियाओं के कारण एवं विचार करते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो सिद्धांत देखते हैं। जो बड़ा है उसे छोड़ दीजिए, जो छोटा छोटा उसे पढ़िए। प्रयोजनवाद यह मानवता की संसार के यथार्थ ज्ञान संभव नहीं है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जो जो छोटा लगेगा उसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। अब प्रयोजनवाद की विशेषताएं भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब प्रयोजनवाद का मेन पॉइंट देख लीजिए, सुन लीजिए। तो पहले इसकी परिभाषा किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। निरंतर चलने की प्रक्रिया। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा अनुभव केंद्रित होती थी। प्रयोजनवादी शिक्षा कैसी होती थी। तो प्रयोजनवादी शिक्षा अनुभव केंद्रित होती थी। प्रयोजनवाद का जन्म अमेरिका में होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है इसे देख लीजिए। बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब इसके उद्देश्य देख लीजिए, सुन लीजिए। कौन कौन से उद्देश्य हैं। उचित पथ पर प्रदर्शन, नवीन मूल्य और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, पूर्व निश्चित उद्देश्य का विरोध। फिर से उद्देश्य देखिए। उचित पथ का प्रदर्शन, नवीन मूल्य और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, पूर्व निश्चित उद्देश्य का विरोध। ये सब इनसे उद्देश्य थे। और इंग्लिश के क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था लास्ट, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल। दूसरा है स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तीसरा है लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। चौथा है रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर विकल्प बी होगा, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। अब आज के क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं।
पहला क्वेश्चन है कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के दो उद्देश्य बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। चौथा क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है व्यंजक ((x²-9)) एस पे क्यू -27 का सरलतम रूप लिखिए। छठवां क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार की माप ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा क्या होगी। 10, 20, 15, 10 + 20। आठवां क्वेश्चन है 3s² + 5s + 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। नवां क्वेश्चन है प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की। 10वां क्वेश्चन है प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था। अगर सेशन अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा और लाइक मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।